हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, रेगुलर फाल्सी मेथड, गलत स्थिति विधि जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। रेगुलर फाल्सी मेथड पूरी चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ फुल्ली इन हिंदी में पढ़ेंगे, इसकी प्रूफ को, इसका एक क्वेश्चन, साथ ही साथ सभी चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ। तो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल जो में जा करके आप इसके डॉक्यूमेंट्स को लिख लेंगे। यहाँ बस आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि समझना जरूरी है, लिखना तो कहीं से भी हो ही जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फॉल्स पोजीशन मेथड। तो किसी यह किसी समीकरण, सबसे पहले हम इसके प्रूफ को देख लेते हैं। इसके प्रूफ करने का क्वेश्चन अगर आता है परीक्षा में, रेगुलर फार्सी मेथड को प्रूफ कीजिए, राइट अ रेगुलर फार्सी मेथड, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको प्रूफ को लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि प्रूफ में हम सॉल्यूशन के टाइप सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तो लिखना बहुत ही जरूरी है। तो यह किसी समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के वास्तविक मूल को खोजने की सबसे पुरानी विधि है। यह हमारा, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था बाइसेक्शन विधि के बारे में, आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। बाइसेक्शन विधि में हमने डिटेल्ड बताया है कि एफ एक्स बराबर 0 मतलब हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज होंगी, जैसे 2 से 3, तो इनके बीच में ही हमें एक ऐसी वैल्यू को खोजना है जो कि इसका वास्तविक मूल हो। हमें जैसे मान लीजिए कोई भी दो मूल हमें मिलते हैं, 2 या 3, तो उनके बीच में हमारा एक वैल्यू प्राप्त होता है। यह बाइसेक्शन विधि के समान ही है हमारा रेगुलर फार्सी मेथड। यह यहाँ हम दो बिंदुएं x0 और x1 चुनते हैं। अब ये किस प्रकार से चुनते हैं उसको हम लोग देखेंगे, प्लस और माइनस को भी देखेंगे। सभी चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ क्वेश्चन में समझ लिया जाएगा, इसमें अगर आपको समझ में ना आए तब, ताकि एफ एक्स 0 और एफ एक्स 1 के संकेत विपरीत हो। यहाँ बस लिख दिया है संकेत उनके विपरीत होने चाहिए। मतलब हमें x0 और x1 की वैल्यू तो निकाल लिए, फिर उसके पश्चात हम लोग जब हमारा समीकरण फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स 0 बराबर जब हम लोग उसमें रखेंगे, तो अगर वो माइनस में प्राप्त होता है तो हमारा एफ एक्स 1 की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, या फिर एफ एक्स 1 की वैल्यू प्लस में आती है तो एफ एक्स 0 की वैल्यू हमें माइनस में प्राप्त होनी चाहिए, मतलब संकेत विपरीत होने चाहिए। ठीक, इसका अर्थ है कि ग्राफ y बराबर एफ एक्स तथा x0 और x के बीच x अक्ष को काटता है। अब यहाँ बस इसको आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, मतलब ग्राफ भी आपको बनाना जरूरी है, जिससे ग्राफ बनाएंगे तो आपका जो प्रूफ्ड होगा वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और जिससे आपको आसानी से जितने नंबर का होगा वो फुल नंबर मिलने की संभावनाएं जो बढ़ जाती हैं। तो इनके चिन्ह विपरीत हुए। अब इसका अर्थ है कि ग्राफ जो हम y बराबर एफ एक्स जो होगा, x0 और x1 के बीच x अक्ष पर हमारा काटेगा। अब इसको ग्राफ के थ्रू यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है x0 और x1 के बीच, इसके बीच में हमारा जो ग्राफ है वो काट रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, x0 और x1 के बीच में हमारे ग्राफ को काटता है। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफ को बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष। यहाँ पर हमारा x0, यहाँ पर हमारा x1, x2 और ये x3। इस तरीके से आप इसको डायग्राम को बना लीजिएगा। फिर इसी को थोड़े बहुत डिटेल्स इस डायग्राम मतलब ग्राफ के बारे में ही आपको बताना है। ठीक है, अब काटता है, एक्स अक्ष पर काटता है। यह दर्शाता है कि x0 और x1 के बीच एक मूल है, और परिणाम स्वरूप fx0 और fx1 का वैल्यू जो होगा वो स्मॉलर देन 0 होगा। अब हम जब fx0 और fx1 की वैल्यूज निकालेंगे, मतलब हमारे पास दो सबसे सर्वप्रथम मूल जो हमें प्राप्त होंगे, x0 और x1 दो हमारे पास मूल जो प्रथम मूल प्राप्त होंगे। अब उनका जब हम लोग हमारा fx0 और fx1 निकालेंगे तो वो 0 से कम आएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब एक तो हमारा मान माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा, और जब उनका इनटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू माइनस में ही प्राप्त होगी, तो मतलब सीधे तौर पर वो 0 से कम ही होगा। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारा यह दर्शाया जाता है कि x0 और x1 के बीच एक मूल है, और उसका परिणाम स्वरूप जो fx0 और fx1 का जो इनटू करेंगे तो हमारे पास 0 की वैल्यू से भी इसका मान कम प्राप्त होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है।
और जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको कमेंट में पूछिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है उसको भी पूछ लीजिएगा, सभी चीजों को मैं बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो धनु रेखा का समीकरण, हमारे पास एक धनु रेखा प्राप्त होती है ग्राफ के माध्यम से, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पर हमारे पास एक ज्वाइनिंग पॉइंट प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये रेखा जा रही है, यहाँ पर ज्वाइन हो रही है ए पॉइंट पर। ए बराबर x0 fx0, इस तरीके से हम इस पॉइंट की वैल्यूज को लिखते हैं। और फिर उसके पश्चात हमारे पास नीचे में एक जगह पर ये लोग जुड़ रहे हैं, b जो है x1 और fx1 के पॉइंट पर। तो इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से हम धनु रेखा का समीकरण अब निकालेंगे। तो यहाँ पर बिंदुएं हमारे पास हो जाएंगी a बराबर x0 fx0 और b x1 और fx1 को जोड़ने वाली धनु रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास धनु रेखा का समीकरण प्राप्त होता है y माइनस एफ एक्स जीरो। ये एक फॉर्मूला के तरीके से है, इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो ज्यादा आपको आसानी होगी। यहाँ पर y माइनस एफ एक्स जीरो बराबर एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो। इस तरीके से हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होता है। अब इस विधि धनु रेखा AB के माध्यम से वक्र को प्रतिस्थापित किया जाता है। अब हमारे पास धनु रेखा जो प्राप्त हुई थी उसमें हमारा एक वक्र बना था, तो उस वक्र को प्रतिस्थापित करेंगे और x अक्ष को काटने वाले बिंदुओं को मूल का अनुप्रयोग माना जाता है, अप्रोक्सीमेशन माना जाता है। अब इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारा ए बी हमारे पास दो मूल प्राप्त होते हैं, इनके बीच में हमारे पास एक रेखा काट रही होती है x3, तो इसका एक अनुप्रयोग मतलब अप्रोक्सीमेशन इसको माना जाएगा मूल बिंदु। अतः यह वह बिंदु जहां पर धनु रेखा x अक्ष y बराबर 0 को काटती है का x अक्ष पर अवयव कुछ इस प्रकार से होगा। हमारे पास x2 पॉइंट पर हमारे एक धनु रेखा काटी तो x2 बराबर x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 fx0 इंटू फॉर्मूला। तो ये हो जाता है हमारा समीकरण का मान, ये प्रमुख समीकरण है। इसी समीकरण से हमको सभी वैल्यूज को निकालना है। तो यह मूल का एक अनुमानित मान है। इस समीकरण को आप बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसी समीकरण से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं इसी समीकरण से बनेंगे। इसी समीकरण से हम आगे की वैल्यूज को ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। केवल आप इस समीकरण को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह मूल का एक अनुमानित मान है। अब ये हो गया हमारा अनुमानित मान। जैसे ही मैंने बताया था कि दो मानों के बीच में हमें वैल्यूज निकालनी होती है, तो हमने पहले मूल निकाल लिया था। हमने मान लीजिए 2 या 3 निकाला मान मूल में, तो 2 या 3 से हमारा उनके बीच में कोई एक अनुमानित मान निकालना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज। यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, उसी वैल्यूज को यहाँ पर निकालना है। तो हमारे पास x2 बराबर एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 2 और 3 के बीच में प्राप्त होगी, जो कि होगा प्रथम अनुमानित मान। अब सेम इसी तरीके से हम एक बार एक ठो और 2 3 4 5 ऐसे करके 3-4 ठो अनुमानित मान निकाल लेंगे। अब उन अनुमानित मान से जो हमारे पास लास्ट अनुमानित मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब यदि अब fx0 और fx2 के संकेत विपरीत है, हमारे पास fx0 प्राप्त हुआ और fx2 का मान मान लीजिए fx0 धनात्मक के रूप में है और fx2 हमारा ऋणात्मक के रूप में आया, ठीक है। तो अब हम लोग लेंगे x0 और x2 को, या फिर हमारा अगर fx0 और fx1 जो कि होगा, मान लीजिए fx0 हमारा हुआ धनात्मक में तो fx1 ऋणात्मक में हुआ, फिर fx2 बराबर हमारा भी ऋणात्मक में आया वैल्यू, तो हमको धनात्मक और ऋणात्मक को लेना है, विपरीत चिन्हों वाले को लेना है। इसलिए हम लोग उसके पूर्व जो हमारा धनात्मक में होगा उस वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कि संकेत विपरीत है तो मूल x0 और x2 के बीच स्थित है, ठीक है। इसको हमको समझना पड़ेगा। इस चीज को अगर समझ में यहाँ पर ना आए तो हम क्वेश्चन में इस चीज को बहुत ही डिटेल के साथ समझेंगे। इसलिए x1 और x2 के
प्रतिस्थापित करते हुए समीकरण 1 का उपयोग करके अगला अनुप्रयोग हम x3 प्राप्त करते हैं। अब x3 को भी सेम ऊपर वाले जो समीकरण है उसी में रख करके हमें प्राप्त करना है। मान लीजिए हमारे पास x3 अगर हमें यहाँ पास निकालना हो तो x3 बराबर हम लोग यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हमारा हो जाएगा x2 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन fx2 माइनस fx1। यहाँ पर fx2 क्यों आया? क्योंकि fx2 के वैल्यू जो थी वो हमारी ऋणात्मक में आई थी। मानने की बात है अभी fx2 की वैल्यू ऋणात्मक में, मतलब ऋणात्मक वैल्यू को हमको पहले लेना पड़ेगा, धनात्मक वैल्यू को हम बाद में लेते हैं, बड़े वाले में लेते हैं। मतलब कम वाले को हम छोटे में लेते हैं और बड़े वाले को हम लोग बड़े में लेते हैं। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अनुप्रयोग हमारे परिस्थिति करते हुए समीकरण 1 का उपयोग करते हुए अगला अनुप्रयोग हम लोग fx3 प्राप्त करेंगे। तो मूल हमारे पास fx1 और fx2 के बीच भी हो सकता है और fx3 के अनुमान अनुसार मूल को पुनः प्राप्त करेंगे हम। तो मतलब हमारे पास x3 तक की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यह प्रक्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि एक मूल वांछित सटीकता तक ना पहुंच जाए। मतलब आप fx3 की वैल्यू x3 तक निकाल लिए, x4 x5 x6 तक निकाल लीजिए, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन में नंबर आएंगे, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन आपका 6 नंबर तक आया तो 6 स्टेप तक आप निकाल लीजिए तो आपका काम बन जाएगा, ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रक्रिया में तब तक दोहराते जाना है। मतलब हमने fx2 को जैसे निकाला था सेम fx3 की वैल्यू इस तरीके से हमको बढ़ाते जाना है। तो यह प्रक्रिया जब तक दोहराते हैं जब तक कि मूल वांछित सटीकता तक ना पहुंच जाए। इस पुनरावृत्ति प्रक्रिया को हम गलत स्थिति की विधि, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये हमारा प्रूव्ड होता है। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिटेल्ड आपको जो भी चीजें प्रूव्ड में समझ ना आ रही हो, जो हमने अभी फॉल्स पोजीशन को प्रूव किया, उसमें अगर आप समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन में आप बहुत ही डिटेल के साथ समझ जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। समीकरण हमारे पास आएगा इस तरीके से, क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है, x3 माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 का एक वास्तविक मूल झूठी स्थिति विधि फॉल्स पोजीशन मेथड से 3 दशमलव स्थानों तक शुद्धता से ज्ञात करें। 3 दशमलव स्थान, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है कि 3 स्टेप तक निकालने, ऐसा नहीं है। 3 दशमलव मतलब लास्ट वाली जो वैल्यू होगी उसमें हम लोग 3 दशमलव तक की वैल्यू को लेना रहेगा या फिर बस उसको फिर लिख देना है उसी को आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ बस लिखा है फॉल्स पोजीशन मेथड से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हमारा जो समीकरण में दिया रहेगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, इसको हम लोग fx बराबर मान लेंगे कि fx बराबर x3 माइनस 2x माइनस 5। तो अब सर्वप्रथम इसमें हम लोग x बराबर 0 रखेंगे क्योंकि हमें तुरंत डायरेक्ट आगे की वैल्यूज पता नहीं होंगी, या फिर आप अपने दिमाग में ही रख के निकाल सकते हैं कि x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, 2 रखेंगे तो माइनस में आ रहा है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। पर उससे अच्छा करने से बजाय आप इस तरीके से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सर्वप्रथम x बराबर 0 रखेंगे हम लोग। x बराबर 0 रखे तो f0 बराबर इसमें समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास -5 प्राप्त होगा, जो कि एक ऋणात्मक वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। अब ऋणात्मक मान हमें प्राप्त हुआ। सेम अब हम लोग x बराबर 1 रख के देखेंगे। तो x बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास -6 प्राप्त हो रहा है, जो कि ये भी ऋणात्मक में है। अब तब तक हमें आगे बढ़ते जाना है, x बराबर 2 3 तब तक रखना है जब तक कि हमें एक धनात्मक वैल्यू प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे। 2 रखने पर हमारे पास -1 प्राप्त हुआ, जो कि ये भी ऋणात्मक वैल्यू है। फिर जब हम लोग x बराबर 3 रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 16, जो कि एक धनात्मक वैल्यू है। अब यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ ये धनात्मक वैल्यू, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लेना होता है, तो इसके जस्ट पूर्व वाला वैल्यू ऋणात्मक में है तो हम लोग इस वैल्यू को ले लेंगे। मतलब हमारे पास जो दो मूल मान प्राप्त हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे x बराबर 2 और 3। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, अर्थात हमारे पास जो प्रारंभिक मूल मान प्राप्त होंगे वो 2 और 3 के बीच में स्थित है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पर प्लस माइनस को लिया। हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज प्राप्त हुई तो उसकी पूर्व वाला जो माइनस वाला वैल्यू था उसको हमने ले लिया प्राथमिक मूल मान के लिए।
ठीक है, ये हो गया हमारा x बराबर 2 और x बराबर 3 के लिए हमारे पास प्राथमिक मूल मान अब निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे x0 बराबर 2 और x1 बराबर 3 रखेंगे, तो fx0 बराबर -1 और f1 बराबर 16 यहाँ पर हमने निकाल चुके हैं। यहाँ पर आप लोग को सोचना है कि यहाँ पर हमारे पास जो मूल मान प्राप्त हुए हैं धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यू को, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यू को प्राप्त करें और उसकी वैल्यूज को मूल मान में प्राप्त बनाएं। तो x0 बराबर हमारा जो छोटा वैल्यू रहेगा वो 2 बन जाएगा और जो हमारा बड़ा वैल्यू रहेगा उसको हम लोग x1 मान लेंगे। ठीक है, तो x0 बराबर -1 और fx1 बराबर 16 है। तो झूठी स्थिति विधि से हमें मिलता है कि अब फॉर्मूला जो हमने याद किया था उस फॉर्मूले में अब हम लोग को मान पुट करना है x2 बराबर के लिए। तो हमने मान निकाला था x2 बराबर, जो फॉर्मूला हमने पीछे याद किया, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 और fx0 इनटू फॉर्मेट में। अब यहाँ पास हम लोग सभी मानों को रखेंगे, तो x0 बराबर हमारे पास 2 प्राप्त हुआ, 2 माइनस x1 बराबर 3 माइनस 2 अपॉन यहाँ पास हमारे पास fx1 की वैल्यू 16 और fx0 की वैल्यू -1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/17 आएगा। अब इसको फुल सॉल्व करेंगे तो 2 + 1/17 आएगा। अभी 1/17 को अब भाग करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 1/17 0.0588 हमारे पास मान प्राप्त हुआ। अब इस मान को आप इससे जोड़ देंगे तो हमारे पास 2.0588 x2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। अब x2 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई तो अब हमें fx2 बराबर निकालना पड़ेगा हमारे अगले मान के लिए। fx2 बराबर हम निकालेंगे सिंपली वही हमारा जो समीकरण है उस समीकरण में रखेंगे, तो हमारे पास इसका क्यूब करेंगे, -2 का गुणा करेंगे -5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज प्राप्त होंगी और हमारे पास fx2 बराबर प्राप्त होगा -0.3908 -VE, मतलब ये हमारा ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हुआ। अब ये ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हुआ, अब इस ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हुआ मतलब इसके पूर्व का जो वैल्यू था वो धनात्मक था। तो अब हम लोग इससे समझ सकते हैं कि यहाँ ऋणात्मक प्राप्त हुआ, इसके पूर्व का धनात्मक लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको एक विपरीत चिन्हों वाले मानों को लेना है। ठीक है, अब हमारे पास जो मूल प्राप्त होते हैं वो 2.0588 जो हमारे 2 की वैल्यू है और 3 के बीच है। आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें विपरीत चिन्हों वाले वैल्यूज को मूल मान लेना है और फिर अगले वैल्यू को हमको इसी मानों से निकालना है। अब यहाँ पर हमारा जो छोटा मान है उसको हम लोग मान लेंगे x3 और ये x2 और ये हो जाएगा x1। ठीक है, x2 माइनस x1 करेंगे अब हमको सिंपली फॉर्मेट में अब अगला वैल्यूज को निकालना, या फिर आप डायरेक्टली अगर x2 x1 नहीं मानना है तो आप डायरेक्ट x0 मान सकते हैं और x1 मान लीजिए। इतना ताम झाम आप करेंगे उधर जाके तो सोचना ज्यादा पड़ जाएगा आपको। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग x2 बराबर हमारे पास 2.0588 प्राप्त हो गया और x1 बराबर हमें 3 मिला था। अब ये तीनों वैल्यूज को हम ये दोनों वैल्यूज से हम निकालेंगे, हमारे पास fx2 और fx1 की वैल्यूज हमने निकाली थी पहले ही, उन वैल्यूज को हम यहाँ पर सामने लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम सिंपली x3 की वैल्यू हमारे जो फॉर्मूला था उसमें रखेंगे, तो x2 माइनस x1 माइनस x2 अपॉन fx1 माइनस fx2। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर fx2 क्यों आ गया, क्योंकि हमारा fx2 की वैल्यू छोटी है। या फिर आप fx2 यहाँ मानने की बजाय fx0 मान लें तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। fx0 बराबर 2.0588 ऐसे मानने की बात है। असलियत में हमने पीछे fx2 की वैल्यू x2 के बराबर हमने निकाला था, परंतु आपको समझ में थोड़ा सा ना आए तो x0 बराबर आप इसे रख करके यहाँ पर आप x0 माइनस x1 माइनस x0 करके इस तरीके से वैल्यूज को रखेंगे इसमें। अब इसमें वैल्यूज को आप रखेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ये। ठीक है, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर x2 बराबर 2.0588 निकाला था। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमने x2 बराबर फॉर्मूला याद किया था कि x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 हमने ये फॉर्मूला याद किया था।
अब यहाँ पर आपको अगर fx2 के बारे में थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो आप fx2 यहाँ पर मान करने के बजाय fx0 मान लीजिए बराबर 2.0588। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। fx0 आप इसको मान लेंगे और इसमें फॉर्मूला में वापस रख देंगे। सिंपल आपके पास x3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और x3 की वैल्यू निकलते ही आप इसको fx3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। fx3 की वैल्यू सेम फॉर्मूला जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था उसमें हमको x3 बराबर रखना है। तो इस फॉर्मूले में आप इस तरीके से मान रखेंगे तो हमारे पास fx3 बराबर माइनस में मान प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास प्राप्त हुआ -0.1468 माइनस v, मतलब ये भी एक ऋणात्मक वैल्यू है। अब इसके पूर्व में जो भी हमारा धनात्मक वैल्यू होगा उसको हम लोग को लेना पड़ेगा। इसके पूर्व में तो हमारा ऋणात्मक वैल्यू था तो अब हम उसको छोड़ करके उसके पूर्व वाला जो हमारा वैल्यू था x1 वाला, उस वाले वैल्यूज को हम लोग को लेना पड़ेगा विपरीत चिन्ह के लिए। अगर विपरीत चिन्ह हमारा x2 वाला ही होता तो हम इसको ही ले लेते ऊपर वाले में, पर यहाँ पर हमारा समान चिन्ह प्राप्त हो रहा है, हमें लेना है विपरीत चिन्ह वाले को। तो विपरीत चिन्ह वाले लेने के लिए हमें fx3 वाली वैल्यूज को लेना पड़ेगा और एक fx1 वाले वैल्यू को लेना, अर्थात हमारा मूल जो बन जाएगा वो हमारा x3 वाला 2.0813 और हमारे पास 3 x1 की वैल्यू x3 और x1 के बीच है, इसलिए हमारा x3 बराबर 2.0813 और x1 बराबर 3 प्राप्त होता है। सेम प्रोसीजर्स fx3 हमारा fx1 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर x4 की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो x4 बराबर x3। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप इसको x0 मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको x4 की वैल्यू आवश्यकता होती है। समझने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, x0 माइनस x1 माइनस x0 वाला भी लिख सकते हैं, x3 माइनस x1 माइनस x3 अपॉन fx1 माइनस fx3 सभी मानों को इसमें आपको रखना है। अब सभी मानों को जैसे जैसे आप रखेंगे तो हमारे पास x4 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कुछ ये। अगर आप इससे और 2-4 निकाल दें, मतलब fx4 की वैल्यू निकाले, फिर उसके पश्चात आप निकाल लीजिए हमारा x5 की वैल्यू, फिर x6 की वैल्यू, x7 की वैल्यू, इस तरीके से आप 4-5 बार और निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया हो जाएगा। या फिर आप 4-5 तक निकालने के पश्चात x4 की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई तो उसी को आप आंसर के रूप में लिख देगा कि इसलिए 3 दशमलव स्थानों तक शुद्धता के साथ हमारा जो मूल प्राप्त होता है वो 2.0862। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है रेगुलर फाल्सी मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, गलत स्थिति विधि। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में तुरंत पूछिएगा, उसका जवाब मैं तुरंत बहुत ही डिटेल के साथ देने का प्रयास करूंगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।